अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक साथ फराज राशिद साहब आज हमारे साथ स्पेशली मौजूद होंगे, जो कि प्रेसिडेंट है स्टडी सर्कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसलाबाद के। जनाब आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो पहले फराज साहब की तरफ चलते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं उनसे। फराज साहब, मुख्तलिफ पार्टीज़ के अंदर आपने देखा होगा प्रायोरिटीज़ कुछ और होती हैं। जैसे ही गवर्नमेंट में आया जाता है, ठीक है, आवाम की फलाह के लिए बहुत सारे काम करने चाहिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम स्टडीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा बजट उसका रखें, बल्कि पहले से भी ज़्यादा कट लगाए जाते हैं अब तो, जो मुझे सुनने में आता है, तो अगर हम बजट इसका ज़्यादा रखें, ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप्स पे भेजें, कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स करें उनके साथ जिससे वो आके एक कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं वापस अपनी कंट्री को सर्व करें, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे बिल गेट्स, बहुत सारे इलॉन मस्क जो है वो हम भी पैदा कर सकते हैं इस धरती से। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जिस चीज़ को फोकस किया है ये बहुत कम डिस्कशन में आती है, इट्स अ रेयर टॉपिक। और बेसिकली ये क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है तो ये ड्राई इन नेचर है, लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते और बड़ी जल्दी इससे ना मतलब थोड़ी देर इस पे बात होती है, फिर वो अपना जो है ना लपेट के तो फिर वो वापस उन्हीं अपनी पुरानी चीज़ों पे आ जाते हैं। आज हम ज़्यादा देर करेंगे जनाब, आप शुरू तो बहुत ही अच्छा सेगमेंट है जो आज आपने करवाया। और सिटी 41 जो है उसकी एक खूबी जो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, मैं एडमायर करता हूँ इसको, कि जो लोकल पर्सपेक्टिव होता है ना उसको आप बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और ये जो एजुकेशन वाला है, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ट्रेड्स, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ये हमारे पास वाकई आपकी बात ठीक है कि अगर हमारे पास डिग्रियाँ हैं तो लोगों के पास डायरेक्शन नहीं है कि उन्होंने क्या करना है, किधर जाना है, ठीक है ना। और अगर उनके पास डायरेक्शन है तो उनके पास कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं है जिसको उन्होंने करना है। अगर उनके पास प्रोजेक्ट्स हैं तो उनको ये नहीं पता कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो जो मैनिफेस्टो के अंदर पार्टीज़ अपनी चीज़ें रखती हैं, जिसके अंदर वो शुरू में बड़े बड़े दावे करती हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट जब इनके पास क्रंच आते हैं फाइनेंस के, तो सबसे पहला जो कट लगता है ना वो एजुकेशन की चीज़ों पे लगता है। सबसे पहला जो कट लगता है वो क्वालिफिकेशन की चीज़ों पे, यूनिवर्सिटीज़ पे, इन सारी चीज़ों पे लगता है। स्कॉलरशिप अपने काम कर देते हैं, सब्सिडी काम कर देते हैं, फीसें बढ़ा देते हैं। जो असल इशू है वो ये है कि सबसे बुनियादी चीज़ है एजुकेशन फॉर ऑल। ये बुनियादी चीज़ है। इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी एंडोर्स किया था, और 70s में जिस वक्त भुट्टो साहब ने हुकूमत संभाली थी उस वक्त ये काम भी हुआ था। सारे स्कूल नेशनलाइज किए गए थे। उस वक्त क्या सिनेरियो होता था कि जो एजुकेशन थी वो एक स्पेशल क्लास के लिए थी। एचईसन था, उसके अलावा कैडेट स्कूल्स थे, उसके अलावा बोर्डिंग स्कूल्स थे, फिर हमारे पास कॉन्वेंट स्कूल्स थे। वहाँ पे एक ख़ास क्लास के बच्चे जाते थे। आम जो बच्चा था उसका कोई तसव्वुर नहीं होता था। और अभी थोड़ी देर पहले आपके इस प्रोग्राम से पहले मेरी आप ही के एक एसोसिएट से बात हो रही थी कि मैट्रिक बड़ी तालीम होती सी। मैट्रिक इसलिए बड़ी तालीम होती सी कि लोगों को वहाँ तक स्कूल तक जाने ही नहीं देते थे, ठीक है। तो इसको पार्टीज़ ने शामिल किया अपने मंशूर के अंदर। एजुकेशन फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट आया, लेकिन वो एजुकेशन फॉर ऑल जो आई ना वो फैक्ट बेस आई कि आपको पता है पाकिस्तान कब बना। पहली क्लास में मुझे बताया गया था कि 14 अगस्त 1947 में बना, और जो CSS के पेपर होते हैं उसमें भी यही सवाल होता है। तो वो फैक्ट्स को हम रिपीट कर रहे हैं, नई चीज़ें ऐड नहीं कर रहे। स्किल बेस्ड जो एजुकेशन है, स्किल बेस्ड एजुकेशन, ब्रॉड बेस 12 साल की एजुकेशन के बाद 4 साल की जो यूनिवर्सिटी की स्किल बेस्ड एजुकेशन है उसको इंटर्नशिप के साथ क्लोज होना चाहिए। वहाँ पे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें इस बात के लिए उन बच्चों को सर्टिफिकेट ज़रूर उनसे मांगा जाता है कि तुमने कहाँ इंटर्नशिप की। बच्चा वो सर्टिफिकेट कैसे लेके आया इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता, और बाद में वो सारा जो मुद्दा है वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डलता है कि आपके बच्चे जो हैं वो इंडस्ट्री फ्रेंडली है ही नहीं, इंडस्ट्री सूटेबल है ही नहीं। आपके बच्चे के पास नॉलेज है, उसके पास स्किल नहीं है। तो स्किल उसके पास उस वक्त आएगी जिस वक्त आप उसको थ्योरी पढ़ाने के बाद 3 महीने 6 महीने की इंटर्नशिप करवाएंगे, उसको ट्रेड जो शोज़ हैं उसके अंदर लेके जाएंगे, उसको जो जॉब फेयर्स हैं वहाँ पे लेके जाएंगे और वो वहाँ जाके काम करेगा, ठीक है ना। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं वो करती ज़रूर हैं हुकूमतें, करना ज़रूर चाहती हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ही वो जी
हमारे पास देने के लिए IMF को पे करने के लिए पैसे नहीं है, तो जो कट आना शुरू होता है वो सबसे पहले एजुकेशन पे आना शुरू होता है, हेल्थ पे आना शुरू होता है। तो वो जो आपकी बात है वो बिल्कुल ठीक है कि ये एज सच फिर प्रायोरिटी नहीं रहती। तो इस पे स्टिक तो ज़रूर करना चाहिए हुकूमत को भी और जो पार्टी अपनी मैनिफेस्टो लेके आई है उसको भी, लेकिन बाज़ औक़ात जो सर्वाइवल है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर वहाँ पे हम और आप इस तरह की बात करते हुए जो है ना थोड़ा नेशनल हार्मनी से आउट नज़र आते हैं कि यार इसको अपनी पड़ी हुई है ये अपना रोना रो रहा है, हमें क्या मसला है, ठीक है ना, इसको एहसास करना चाहिए मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म चीज़ें होती हैं ना, उनको अगर आप इंटैक्ट रखेंगे, अगर आप उनको इंटैक्ट रखेंगे तो मुल्क इस नाजुक दौर से निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो हमारे साथ मरियम रज़ा भी हमारी रिपोर्टर मौजूद है, उनसे भी इस हवाले से जानते हैं। मरियम, ख़वातीन के हवाले से आप क्या कहेंगी? ख़वातीन की तालीम और तरबियत के हवाले से कोई इनिशिएटिव्स पार्टीज़ की तरफ से खातिर ख्वाह लेते हुए दिखाई नहीं देते। तालीम की अगर बात करें, किसी ना किसी हद तक उनकी प्रायोरिटी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि होना तो ये सबसे पहले चाहिए, लेकिन स्पेशली जब बात आती है गर्ल्स की, तो उनकी तालीम के लिए कहीं पे भी कोई भी लीडर मेरा नहीं ख्याल मैंने बोलता हुआ देखा है। आप क्या कहेंगे इस वक्त? बिल्कुल ऐसा ही है हनान, आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो हमारे इस्लाम में ही इस बात को जो है लाजमी करार दिया है कि मर्द औरत हैं वो दोनों तालीम हासिल करें। उसके बाद अगर हुकूमतों की बात करें तो हुकूमत जो है, कोई भी हुकूमत इस तरफ आती हुई नज़र नहीं आती। आप लोगों की डिस्कशन से अगर बात पकड़ूँ तो सबसे पहले अगर कोई भी बजट आता है तो उसमें से कटौतियाँ जो हैं वो एजुकेशन के लिए की जाती हैं, उसमें से कमी जो है वो लाने की कोशिश की जाती है कि ये कम हो जाए, बाकी चीज़ें तो चले सर्वाइव करवानी है लोगों की। और दूसरी बात यह कि अगर ख़वातीन की तालीम के बारे में हम बात करें तो पुराने ज़माने के अंदर ख़वातीन को शायद उस तरह से समझा ही नहीं जाता था उस चीज़ का पार्ट कि उन्होंने भी पढ़ना है। सर ने कहा कि मैट्रिक भी करना बड़ी बात होती थी, तो शायद तब ख़वातीन मैट्रिक भी कर लेती थी तो शायद कहते थे कि बड़ा पढ़ लिया उसने, और अगर नहीं करती थी तो वो भी किसी खातर में नहीं आता था कि ठीक है कोई बात नहीं अगर नहीं किया। लेकिन हाँ, अब लोगों को इस बारे में ज़रा नॉलेज आ गई है। अब हम अपनी हुकूमतों को शायद साइड पर रख के ख़वातीन ने अपने बारे में सोचना शुरू किया है कि हम अगर खुद नहीं पढ़ेंगे, खुद नहीं लिखेंगे तो शायद हम अपनी ज़िंदगियों को नहीं बदल सकते। तो आपको नहीं लगता कि 52% के करीब आबादी है पाकिस्तान की ख़वातीन पर मुश्तमिल, तो इनकी नुमाइंदगी भी वैसी ही होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ख़वातीन हर शोबे के अंदर नज़र आती हैं, हमें हर जगह होती हैं। सबसे पहले जगह अगर बात की जाए तो एज अ टीचर सबसे ज़्यादा ख़वातीन की तादाद है जो स्कूल्स में पढ़ाती हैं। लेकिन फिर यही बात आ जाती है कि जब उन्होंने आगे आना होता है या उनको एक जगह, वसी जगह चाहिए होती है खेलने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाती हैं, ये कह के कि वो सनफ़े नाजुक हैं, वो नहीं कर सकती, उनसे नहीं हो पाएगा। तो फिर उनकी आबादी जितनी ज़्यादा हो वो फिर भी कहीं ना कहीं मजीद भी मरियम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। जनाब, हमारे साथ फराज राशिद साहब भी मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू जो है वो करते हैं। तो सर, ऑटोनॉमी एंड करिकुलम क्या होना चाहिए? जो मौजूदा सिस्टम अगर देखा जाए तो इसके अंदर बच्चों की बेहतर एजुकेशन के लिए ये क्या सिस्टम होना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा फोकस। ऑटोनॉमी तो देखें, यूनिवर्सिटी को एक सर्टेन फंड जो है ना, वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल को एक सर्टेन फंड जो है ना उससे फीड किया जाता है, और जिस वक्त उनको अपनी डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं तो वो फिर पैसे मांगते हैं, और उसके लिए कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं होता कि स्कूल अपने आप को या कॉलेज अपने आप को खुद फीड कर सके। अब आपने बिल्डिंग्स देखी होंगी कि ये जो बिल्डिंग्स हैं मरलों पे नहीं है, कैनाल्स पे हैं, और बाज़ औक़ात कमर्शियल एरिया के अंदर हैं। जैसे 8 बाज़ार हैं तो 3-4 बड़े स्कूल जो हैं वो उन 8 बाज़ारों में मौजूद हैं, और वो दीवारें हुई हैं। अगर वहाँ पे कुछ शॉप्स बना के उसका जो कमर्शियल पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज किया जाए या उसको टैप किया जाए तो बेबहा वहाँ से किराया मिल सकता है। और इसी तरह से उसकी जो छतें हैं, जो रूफ्स हैं, उसके ऊपर अगर वो सोलर प्लेट्स लगा दी जाएं तो ये जो एंटीसी ढूंढता फिर रहा है बिजली इधर उधर से, वो वहीं से मिल सकती है। और आपको पता है गर्मियों में हमारे पास 14 घंटे का दिन होता है, जिसमें से 12 घंटे सोलर लाइट हमारे पास बहुत अच्छी होती है, और वही जो पैसे हैं वही उससे अपना बिल भी दे सकते हैं। गर्मियों में तो वैसे ही स्कूल बंद होते हैं, इस्तेमाल नहीं होती बिजली। तो इस तरह से एक तो इकोनॉमी इनकी बेहतर हो सकती है तमाम की।
फिर एक जो प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई स्कूल या कॉलेज या कोई इदारा जो है ऑटोनमस नहीं होता, फाइनेंशियली ख़ास तौर पे इतनी उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती और वो बार बार मांगता है पैसे, तो उसके ऊपर ना एक नज़र आ जाती है, उसको फिर वो किसी तरीके से ना उस प्रॉपर्टी को कैश कर लेते हैं। कचहरी बाज़ार अगर आप जाएं ना, फैसलाबाद कचहरी बाज़ार, तो कॉर्नर पे एक फॉरेक्स की बहुत बड़ी मार्केट है। ये पहले प्राइमरी स्कूल होता था लड़कियों का। तो इसके ऊपर मुख्तलिफ शिकायतें बना के ना इसको एक गेम करके, मतलब वो इस तरह से ना, यानी ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है वो बिल्डिंग ऑटोनॉमी ना होने की वजह से। दूसरी चीज़ जो क्यूरिकुलम है, क्यूरिकुलम के अंदर वो सिलेबस के वो सारी चीज़ें हैं, वो सब पार्ट्स हैं जो आपने डिलीवर करने होते हैं। बाज़ स्कूल्स के अंदर साइंस के टीचर्स नहीं हैं, बाज़ स्कूल के अंदर फिजिक्स का टीचर नहीं है, केमिस्ट्री का टीचर नहीं है, वहाँ पे वो पूरा सेगमेंट ही ऑफर नहीं किया जाता। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ने अपने प्रोग्राम में कोई चीज़ शामिल की हुई है लेकिन उसके पास उसका स्टाफ नहीं है, तो क्यूरिकुलम जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है वो इस वजह से होता है। तो जिस वक्त भी कोई अपना प्रोग्राम ये लोग फाइनल करते हैं, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, इनको इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि इनके पास उसका स्टाफ मौजूद है और ये डिलीवर होना चाहिए। यानी जो आपने करिकुलम डिसाइड कर लिया है, आपने खुद डिसाइड किया है, उसको डिलीवर करें और बाय ऑल मीन करें। तो ये दो इश्यूज जो है ना, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी ये है। आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स किन प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे हैं इन दिनों के अंदर? आजकल जो स्टूडेंट को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि उसको रेलेवेंट जो लिंक है, रेलेवेंट लीड जो है, मतलब आपको असाइनमेंट मिल गई लेकिन उसका मटेरियल कहाँ से मिलना है, वो उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर वो जाके नेट पे सर्च करता है तो घर वालों को जो पहली चीज़ देन में आती है ना, वो कह रहा है कि ये ना बैठा वक्त ज़ाया कर रहा है अपना। अच्छा, फिर जो नेट के हमारे प्राइसेस हैं, अब आप देखें कि हम 5th लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं आईटी, ये जो मोबाइल गैजेट्स और मोबाइल नेटवर्क है इसके। स्मार्टफोन्स हमारे पास हैं, बच्चों के पास हैं, बच्चे इनसे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन पैकेज इतने महंगे महंगे हैं कि एक स्टूडेंट अफोर्ड ही नहीं करता। तो वो जो 5G के पैकेज कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को देता है ना, हम उससे कोई मेरा ख्याल है 4 टाइम्स ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो बच्चों को इस तरह की अगर फैसिलिटी मिल जाए, रेफरेंस बुक जो है बच्चों को जो रिकमेंड की जाती है, वो पूरा यानी एक 4 साल की पढ़ाई में उसके अंदर से एक टॉपिक लिया जाता है, वो भी रेफरेंस बुक बन जाती है। और एक रेफरेंस बुक ऐसी होती है जिसमें 6 टॉपिक वहाँ से शामिल होते हैं। जैसे आप मास मीडिया आपने पढ़ा होगा, तो वो उसके अंदर बाज़ जो बुक्स हैं वो आपको मिलती ही नहीं है, आपको वो उसको सर्च करना पड़ता है। ये ऐसे इश्यूज हैं, यानी बच्चों के पास जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज की जो लीड है, उसका जो लिंक है, और उन तक पहुंचने के लिए जो उनको चाहिए, मतलब इंटरनेट कनेक्शन या वो उनकी पहुंच से बहुत ज़्यादा बाहर है। ये मैं आम बच्चों की बात कर रहा हूँ, ये मैं प्राइवेट वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा। यानी जो हमारी एक बड़ी पॉपुलेशन है वो बिल्कुल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ती, पब्लिक कॉलेजेस में पढ़ती है, प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं पढ़ती। तो उनके ये मसाइल बहरहाल मौजूद हैं कि उनको जो असाइनमेंट दी जाती है, जो चीज़ें दी जाती हैं, उससे रेलिवेंट मटेरियल ढूंढना उनके लिए एक बड़ा मसला होता है। मरियम, आप इस चीज़ पे क्या कहेंगी, क्या सबमिशन है आपकी? इसका सोल्यूशन तो शायद जिस तरह सर ने बताया कि हमारे दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को किसी हद तक सहूलत फराहम की जाती है कि वो अपनी स्टडी के अंदर या अपनी किसी सर्च के अंदर अपने मुल्क की हेल्प करें या फिर अपनी हेल्प कर सकें उसके अंदर। लेकिन हमारा अलमिया यह है कि हमारे पाकिस्तान में अगर हम नेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो लोगों को यही लगता है कि शायद ये अपना टाइम ही वेस्ट कर रहा है। अगर वो सर्चिंग पे है तो भी अगर वो दूसरे कामों के अंदर मुलव्वस है या जो काम उसके काम से रिलेटेड है या उसकी किसी भी लगता है कि इंटरनेट के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं? जैसे साइंस स्टूडेंट्स की बात करें, हम अपने दौर के अंदर 3 बड़े नोट्स इतने मोटे होते थे जिसको पढ़ने के बाद आपको पता चलता था ये जो DNA का प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन का, अगर वो सिंपली YouTube के ऊपर आप निकाल के एक वीडियो देखें ना, तो वो 7 से 8 मिनट की वीडियो के अंदर वो पूरी बुक जो है उन्होंने समझा देनी होती है। बिल्कुल ऐसे। तो वो आप बहुत इजीली पेपर में जाके कॉन्सेप्चुअल बेस के ऊपर उन तमाम चीज़ों को लिख सकते हैं अपनी वर्डिंग के अंदर, और टीचर उसे गलत भी नहीं करता। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ रट्टा सिस्टम बहुत
पूरा? रट्टा सिस्टम बहुत है, बस ये कहा जाता है कि किताबों को रट्टा मारो, जितने नोट्स दिए आपने, वही बात है कि जितने मोटे नोट्स हैं वो लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी अपनी वर्डिंग है तो बहुत कम ऐसी टीचर्स हैं जो आपको अपने लिखे हुए के ऊपर मार्क्स देती हैं, क्योंकि वो नहीं समझती कि अगला बंदा कुछ सोच सकता है। हमारी क्लासेस में ऐसे बड़े बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा लिख सकते हैं, इवन जो बड़े क्रिएटिव होते हैं और जिनको हम बैक बेंचर्स कहते हैं, वो इस तरह के क्रिएटिव कामों के अंदर बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि वो बड़ा अच्छा लिख सकते हैं। लेकिन टीचर हमेशा वो आगे बैठने वाले फर्स्ट बेंच को जो रट्टे मारता है, असल में इशू ये है मरियम के एक क्लास में हर तरह का स्टूडेंट आपको देखने को मिलता है। एक ऐसा भी होता है जो एक बार देखने पे उसे हिफ्ज हो जाता है और जो हिफ्ज होता है वैसे ही लिख देता है, और एक ऐसा होता है जो कॉन्सेप्ट समझता है उस चीज का और कॉन्सेप्ट को फिर अपने वर्ड्स के अंदर लिखता है, और एक ऐसा होता है जिसे आधे घंटे में सारा लेक्चर याद होता है और किसी को सारी रात लगती है। तो हर तरह के बच्चे को हर तरीके से डील करने का तरीका आना चाहिए, और इसमें फ्लॉ सिर्फ और सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम का ही नहीं, उन टीचर्स का भी है किसी हद तक। मैं सबको नहीं कह रहा, किसी न किसी हद तक कुछ टीचर्स ऐसे आते हैं जिनकी वजह से फिर स्टूडेंट्स को जो है वो प्रॉब्लम फेस करने, क्योंकि टीचर अपने लेवल पे पढ़ा रहा होता है बच्चे को, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें स्टार्टिंग से एक एक चीज समझा के जो है वो उस लेवल तक लाना पड़ता है। क्या कहेंगे? इसके अंदर कुछ ऐसी टीचर्स भी होती हैं, अगर मैं अपनी बात ही कर लूं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आता सब कुछ होता है, स्पेशली हमारी टीचर्स, लेकिन उनको अपनी बात कन्वे करनी नहीं आती। वो बेशक अगर कितने साल भी पढ़ा लें तो बच्चा शायद उतना ही ब्लैंक माइंड बैठा होता है जितना वो बाद में बैठता है, क्योंकि वो पेपर देते हैं और इंटरव्यू देने के बाद डायरेक्ट आके पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ट्रेनिंग तो होती नहीं है। होती नहीं है, बिल्कुल। क्यों सर, ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रेनिंग ही है। आपके हाथ में एक तलवार है, आपको नहीं पता इससे बंदा मारना है कि इससे प्याज काटना है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। जो डिलीवर करना है ना किसी चीज को, यानी जो ट्रेनिंग है, वो मेरा ख्याल है वो आपने बिल्कुल शुरू में बात की थी तालीम और तरबियत, कि तालीम उनकी वही होती है, एमफिल होते हैं, पीएचडी होते हैं, या उन्होंने एमएस किया होता है, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि उनकी ट्रेनिंग नहीं होती। उनको वो जो टीचिंग स्किल्स हैं अगर उनको सिखा दिए हैं, जिस वक्त ये हायरिंग होती है ना, उस वक्त 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का एक ट्रेनिंग सेशन होता है, उनको सिखा दिया, फिर उसका रिफ्रेशर नहीं होता। ये यानी उसको रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, ठीक है ना। मैं लैंग्वेज का टीचर हूं, मैं आइल्स पढ़ाता हूं, मैं पीटीई पढ़ाता हूं। हर साल वर्कशॉप होती है, हर साल वर्कशॉप होती है, और हमें बच्चों की तरह वो चीजें वैसे ही पढ़ाई जाती हैं जैसे हमें पिछले साल पढ़ाई गई थी। हम उन्हें ये कहते हैं कि यार आई नो दिस ऑल, वो कहता है आई नो बट यू स्टिल नीड ट्रेनिंग, यू नीड टू नो द अपडेट्स। आपको अपडेट्स का पता होना चाहिए। जैसे आपने अभी बात की यूट्यूब की, यूट्यूब कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। इतना मतलब मेरा ख्याल है कोई 200,000 के करीब वीडियोस डेली उसके ऊपर अपलोड होता है। और मुझे आज तक, मैंने अभी रिसेंटली जो है ना MAIR जो है उसको एमफिल के लिए अटेम्प्ट किया था। पंजाब यूनिवर्सिटी और GCUF गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, इनके पास पेपर्स और से रेलेवेंट मटेरियल वो मुझे कहीं नहीं मिलता था। मैं यूट्यूब पे जाता था, मैं शेयरिट पे जाता था, मैं और दूसरी जो साइट्स हैं उनके ऊपर जाता था, वहाँ से जाके ढूंढता था और वहाँ से जाके मैंने किया। अदरवाइज अगर आप कहें ना कि मैं प्राइवेट MAIR कर लेता, ये मुझसे नहीं था होना। तो ये वाकई जो है ना, डिलीवर करना, क्यूरिकुलम को समझना, फिर बच्चे को डिलीवर करना, और जो आप कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहे थे, एक बच्चा उसकी कैपेसिटी नहीं है, सारी रात बैठ के भी वो उस लेक्चर को बड़ी मुश्किल से याद कर पाता है जो दूसरा बच्चा आधे घंटे में कर लेता है। बिल्कुल, ये कैपेसिटी मेकिंग जो है ना, टीचर को डायग्नोज करके कि इसके साथ ये प्रॉब्लम है। ये नहीं है कि सबको आपने एक ही वो आपके वाली बात के रट्टा लगवा दिया, अब वो लिख देगा, इतना बड़ा बंच जो उसने याद किया हुआ उसको वो लिख देगा तो वो कामयाब है। नहीं, वाकई टीचर की भी ट्रेनिंग की जरूरत है, रिफ्रेशर्स की भी जरूरत है, और बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उसकी भी बहुत जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा मरियम। आप नहीं समझते कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो ट्रेन करने की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ टीचर्स को ट्रेन करने के लिए उस तरह से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेगमेंट्स मौजूद नहीं है, या फिर कोई अदारा यूनिवर्सिटी के अंदर इनर मौजूद नहीं है जिससे इनको ट्रेन करके बच्चों की साइकी के हिसाब से उन्हें पढ़ाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। बल्कि आप लोग स्टार्टिंग में जब डिस्कशन कर रहे थे तो इसमें सर बता रहे थे कि इंटर्नशिप जो है हमारी किसी भी डिग्री के साथ कंपलसरी होनी चाहिए ताकि वो उस चीज़ को सीख सकें। हम लोग स्पेशली ख़वातीन, मैंने भी बताया कि ख़वातीन जो है वो सबसे ज़्यादा इस तरह टीचिंग के अंदर हैं कि टीचिंग जो है बहुत करती हैं।
अगर वो टीचिंग के प्रोफेशन में जाने से पहले इस चीज़ को समझती हैं कि भी मैं इस प्रोफेशन में जाना चाहती हूँ, तो उससे पहले ज़रूरी है कि वो जिस भी डिग्री से रिलेट करती हैं वो वहाँ पे ऐसी ट्रेनिंग उनके लिए हो कि एटलीस्ट वो जहाँ पर जाएं तो बच्चे को वो सिखा सकें, वो उन तक पहुँचा सकें जो उनके लिए ज़रूरी है इस वक्त। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम सिर्फ डिग्री लेते हैं, इंटर्नशिप लेटर कहाँ से आया हमें नहीं पता, और उसके बाद वो जाकर पेश किया जाता है और उसके बाद आप बच्चे के कमरे में आप होते हो कि बच्चा, बहुत सारे बच्चे और एक टीचर। अच्छा, इंटर्नशिप के बाद आपका कोई यूनिवर्सिटी के अंदर टेस्ट होता है जो आपने सीखा होता है उसके बाद? नहीं, ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक डेट रख दी जाती है कि इस तक आपने ये सारा कुछ हमें जमा करवाना है, आपने जमा करवा दिया, आपका काम खत्म। यानी बच्चा एक पूरा सेमेस्टर किसी इदारे में लगा के आया है और यूनिवर्सिटी इतना काम नहीं करती कि एक बार उससे पूछ लें कि सीखा क्या है भाई, सीखा क्या है। बिल्कुल ऐसे ही, इसका भी तो कोई टेस्ट होना चाहिए, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फ्लॉ है, ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। एवरीबडी इज कंसर्न्ड विद द डॉक्यूमेंट। हर बंदे का जो है ना वो सिर्फ इतना सी जिम्मेदारी है कि ये डॉक्यूमेंट लगा होना चाहिए बीच में, बस। यानी उसने नहीं पूछना ये अल्लाह के बंदे किधर से लाए हो, उसने नहीं देखना उसकी ड्राफ्टिंग क्या है। यानी जो जाली डॉक्यूमेंट बन के आता है ना, उसकी ड्राफ्टिंग एक जैसी होती है, आप उठा के देखें 40 बच्चों का लगा हुआ है, सिमिलर ड्राफ्टिंग होगी। बिल्कुल, इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। फराज राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। कमर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन के हवाले से आप क्या कहेंगे? एक कमर्शियल साइट पे भी इसको अब यूज़ किया जाता है, बेशुमार स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ कायम की जा रही हैं, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, अब ये बहुत ज़्यादा जो है ना अलार्मिंग है, ये बहुत अलार्मिंग है। ये अलार्मिंग इस लिहाज से है कि जो आपकी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है ना, वो एक बच्चे को BS कराती है लाइक 2 लाख रुपए में, ठीक है जी। यानी मैक्सिमम उसकी कोई 28-30 हज़ार रुपये सेमेस्टर की फ़ीस है और 8 सेमेस्टर जो हैं वो कर लेता है। एक जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत बड़े बड़े यानी एलीट किस्म के जो हमारे लोग इस्टेब्लिशमेंट में रहे हैं, उन्होंने अपने नामों पे इशू करवाई हुई हैं और वो 2-2 मिलियन जो है चार्ज करते हैं उसका, और उसके बाद आर्टिफिशियली उस यूनिवर्सिटी को पुश किया जाता है जॉब्स के लिए, उसको पुश किया जाता है मुख्तलिफ एक्सपोजर्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो सारी चीज़ें दी जाती हैं। मुख्तलिफ किस्म की वो कैंपेन चलाते हैं, उस कैंपेन में वो 2-3-4 स्टूडेंट भी डाल लेना तो वो उनका जो टर्नओवर होता है, रेवेन्यू जो होता है, वो 10 मिलियन 20 मिलियन आराम से जनरेट कर लेते हैं। अब आप पंजाब यूनिवर्सिटी देख लें, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी वही है। अच्छा, उसने सिर्फ एक ही कैंपस बनाया, न्यू कैंपस। पंजाब यूनिवर्सिटी ने पूरे पंजाब के अंदर और कहीं कोई कैंपस नहीं बनाया। UET को ले लें, UET के सिर्फ 2 कैंपस थे, वन वाज UET लाहौर, दी अदर वन वाज टेक्सला, ठीक है। तो जिस वक्त तक ये अपने जो डेंड्राइट्स हैं, अपनी जो कैंपसेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो नहीं बनाती, तो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस को, यानी मेरा बेटा जो है वो, एक बेटा जो है वो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा, दूसरा बेटा जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहा है। जो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहा है उस बच्चे का जो एक्सपोजर है प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इतना कुछ गवर्नमेंट के स्कूल और कॉलेजेस कर रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तमाम सेगमेंट्स को लेके चल रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे वेदर से लेके तो सोशल इश्यूज़, पॉलिटिक्स से लेके तो इकोनॉमी तक तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। वहाँ पे भी करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पे हो रही हैं गवर्नमेंट के कॉलेजेस में, स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। लेकिन प्राइवेट में क्या हो रहा है? प्राइवेट में वो आपकी आंखों में ना सुरमा डालते हैं सुनहरे मुस्तकबिल का, और वो जाहिर है कि किसी ने भी नहीं देखा हुआ, उसके ऊपर लोग अंधाधुंध पैसे खर्च करते हैं। और एंड रिजल्ट उसका क्या आता है? उसका एंड रिजल्ट सिर्फ जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी डी फेम के अलावा कुछ नहीं आता। अपने आप को पॉपुलर करने के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जो है ना वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को, गवर्नमेंट जो सेक्टर के हैं इदारे,
उनको डीफेम करते हैं, उनको डीफेम करते हैं। और जो हमारे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो रेगुलेशंस हैं, HEC विद अपॉलॉजी आई माइट बी रॉन्ग, और आपका एग्री करना इससे ज़रूरी भी नहीं है, HEC इज़ वेरी लीनियंट टू दैम। HEC जिस तरह से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को स्क्रू करता है ना ओवर एनी इशू, HEC इन प्राइवेट लंबी लंबी फीसें लेने वाली जो यूनिवर्सिटियाँ इनको ओवरलुक कर जाते हैं और बिल्कुल बुनियादी चीज़ों में कर जाता है, जैसे DMC है, जैसे परसेंटाइल फार्मूला है, जैसे CGPA की जो शीट है वो उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिवनेस नहीं है। अच्छा, जो गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर इंटर्नशिप, हम इंटर्नशिप पे ही बात कर रहे हैं ना कि स्किलफुल होना चाहिए, सिर्फ डिग्री नहीं होनी चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए। अगर वो स्किल्स जो है ना गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ नहीं देती और वो उनके पास वजह है कि जी बहुत ज़्यादा लोग हैं, पैसे नहीं है, बजट नहीं है, ये लोग बेबहा बजट लेते हैं, ये भी नहीं देते। इनसे तो पूछा जाना चाहिए ना, चलें आपके यहाँ तो कि जी मासेस हैं, बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम है, हम नहीं पूछ सकते किस किस को जाके चेक करेंगे, ठीक है ना। इनको तो चेक किया जाना चाहिए जो इतने इतने पैसे कमा रहे हैं। तो ये जो कमर्शियल एस्पेक्ट है ना, ये इसके फैलने की वजह या इसके ग्रो करने की वजह ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियां हैं वो अपने सेगमेंट को, अपने कैंपसेस को बनाने में रिलक्टेंट हैं, अपने प्रोग्राम्स को आगे लेके जाने में रिलक्टेंट हैं, और जो इनके ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को लीनियंसी के साथ डील करती हैं। तो ये दो इश्यूज़, मेरी ऑब्जर्वेशन तो ये है। मरीम, आप क्या समझती हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिर रहा है जैसे जैसे स्कूल और कॉलेजेस बढ़ रहे हैं? हर बंदे की कोशिश होती है जो प्राइवेटाइज इदारा बनाता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न किए जाएं, अपनी तादाद को बढ़ाया जाए और फीसें जो है वो बढ़ाई जाएं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। हाँ बिल्कुल, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। बेशक आप जो हमारा नर्सरी में जाने वाला बच्चा है उसका बैग इतना हैवी होता है कि वो बच्चा नहीं उठा सकता। यूं लगता है आम डाले हुए हैं उसमें। आम डाले हुए हैं, वो इतना हैवी होता है, मतलब एक सब्जेक्ट की एक पूरी शीट होती है इतनी मोटी, और बच्चा जो है वो नर्सरी क्लास से उठा के लेके जा रहा है। तो शायद एक ये वजह होती है कि उनका इंटरेस्ट भी इसके अंदर कम हो जाता है कि बैग बहुत भारी है। उनको ये सिखाया जाता है कि भाई ये पढ़ना है और यही आपने सारा कुछ करना है। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि भाई बस उसको दिखाने का बहुत हमें शौक है, लेकिन उनको बताने का शौक नहीं है कि यार आप ये सीखोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा है कि तालीम पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि हाँ बच्चे को प्राइवेट उसमें डाल दो। बेचारे माँ बाप अपनी सारी फीसें लगा के एक बच्चे को प्राइवेट कॉलेज में डाल देते हैं मैट्रिक के बाद कि बच्चे ने जनाब यहाँ पे अच्छे से अच्छा पढ़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो कमी रह जाती है जिसका बाद में उनको पछतावा होता है कि यार वो हो नहीं सका जो हमें चाहिए था। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है हमारे माशरे में, तो बहुत ज़्यादा है। सोल्यूशंस क्या हैं फिराज साहब? सोल्यूशन तो एक नेशनल एटीट्यूड ही है। जैसे जिस दुख दर्द के साथ आप प्रोग्राम कर रहे हैं ना, ये दुख दर्द ना उनको भी होना चाहिए जो इससे पैसे कमा रहे हैं, उनको भी होना चाहिए जिन्होंने इसका आउटकम लेना है, और उनको तो है ही है बेचारे जो खर्च रहे हैं। जैसे मरियम ने अभी कहा कि पैसे खर्च लिए, बच्चे ने डिग्री मुकम्मल कर ली और आपको एट द एंड आपको ये एहसास होता है कि यार नहीं बहुत कुछ रह गया, मैंने पैसे भी खर्च किए। अगर आपने पैसे नहीं खर्च किए यानी आपने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया ना, फिर तो आपको इतना ज़्यादा पछतावा नहीं होगा। आप कहेंगे मैं बेबस था, मैंने कुछ भी नहीं किया। आपने पैसे लगाए हैं लेकिन रिटर्न नहीं आया। सोल्यूशन इसका ये है कि बच्चों के अंदर जो भी हमारा जो कमिंग है जनरेशन या जो इस वक्त करंटली भी चल रही है, अभी भी इट इज़ नॉट टू लेट, रादर इट इज़ नॉट लेट एट ऑल। अगर हमें एहसास हो गया तो अभी भी लेट नहीं हुआ। सोल्यूशन ये है कि हमें थ्योरी के साथ साथ स्किल डेवलप करनी है, ठीक है ना। एक तो हमारी जितने भी हैं अब जो स्किल्ड सेगमेंटेशंस होती हैं, क्या होता है क्यूबा जो है उसके पैरामेडिक्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं, फिलिपिनो मेड्स और टीचर पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हर मुल्क के अपनी अपनी एक लेबर है, अपनी अपनी एक ह्यूमन कैपिटल है जो पूरी दुनिया में नोन है फॉर देयर सर्टन एक्सपर्टीज। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो जो चीज़ है वो ये कि हमें स्किल ओरिएंटेड जो है ना क्वालिफिकेशन चाहिए, अप्लाइड क्वालिफिकेशन चाहिए, वो क्वालिफिकेशन चाहिए जो अप्लाई होती है। ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए जिससे हम सिर्फ बहस कर सकते हो, यानी आप दीन पे करवा लें, आप सियासत पे करा लें, आप मोरालिटी पे अखलाकियात पे करा लें, हम कर लेते हैं
क्योंकि हमें इसके अलावा करना ही कुछ नहीं आता। आप कंप्यूटर की बात करना शुरू करें, आप किसी कॉमर्स की बात करना शुरू करें, नए बिजनेस की बात करना शुरू करें, आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करना शुरू करें, 5 मिनट बात होगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोगों का एटीट्यूड नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फोकस कि हमने स्किल्ड या अप्लाइड एजुकेशन। नंबर 2, जो हमने अपने बच्चों में बुनियादी चीजें जो डेवलप करनी है वो स्कूल डेवलप कर देता है, जैसे मैथमेटिकल स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, ठीक है ना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लोगों को आगे लेके आती है, वो क्या है? वो है क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिव स्किल, कि मैं इसमें से क्रिएट अपने लिए कैसे कर सकता हूं, ठीक है ना। अभी मेरी आपकी बात हो रही थी कि वो जो डॉक्यूमेंट है इंटर्नशिप का, उसकी एक जैसी ड्राफ्टिंग है। एक जैसी ड्राफ्टिंग इसलिए कि एक बंदे ने ड्राफ्ट कर दिया, दूसरे ने उठाया कॉपी कर लिया, तीसरे ने उठाया उसने कॉपी कर, नाम लिख दिया जाता है और नाम हाँ हाँ, यानी उसका बिहेवियर विद इन 6 months कैसा रहा, हर एक का सेम तो नहीं ना होगा, जाहिर है। तो जिसने जो किया वैसा लिखा भी जाना चाहिए, बिल्कुल लिखा जाना चाहिए, लेकिन ये दैट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी एंड दैट इज नॉट देयर। क्योंकि वो एक सम अप रिपोर्ट होती है जिसमें आपने बताया होता है बच्चे ने किया क्या, किन चीजों में वीक है, किन में स्ट्रांग है, ये लिखा जाना चाहिए, देन ही आप उसे रिकॉग्नाइज जो है वो कर सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, यानी मेरी आंखों से ये रोज गुजरता है। मैं स्टडी कंसल्टेंट हूं, तो मैंने रिकमेंडेशन लेटर जो है वो बाहर यूनिवर्सिटीज को भेजने होते हैं। वो रिकमेंडेशन जो लेटर बन के आता है ना, उसके अंदर स्पेलिंग और ड्राफ्टिंग की मिस्टेक्स होती हैं। एक क्लर्क 30 साल से ये काम कर रहा होता है, उससे वो नहीं हो रहा होता। यानी आप तो बात कर रहे हैं ना एक प्रोफाइल बिल्डिंग की, एक पूरा जो है इमेज बनाने की, मैं आपसे वो बात कर रहा हूं जो स्टेंसिल है, आपने लिखा और यानी ऐसे रखा और उसके ऊपर से इंक जो है ना वो थ्रू कर दी, तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा होता। तो एक जो है ना क्रिएटिव थिंकिंग जो है हमारी, जिसे हम क्रिटिकल स्किल बोलते हैं, ये होनी चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों के अंदर, हम यानी बच्चों से मुराद मैं तमाम वो उन लोगों को लेता हूं जो यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मैं टीचर हूं तो हमारे मुंह से बच्चा ही निकलता है हम ये नहीं कहते कि स्टूडेंट। तो जो बच्चों के अंदर ना डिसीजन मेकिंग किसी सूरत में डेवलप नहीं होती, किसी सूरत में डेवलप नहीं होती, और इसलिए डेवलप नहीं होती कि उनको जो असाइनमेंट है वो आपके वाली बात है कि कस्टमाइज नहीं दी जाती, बच्चे को अलग-अलग ट्रीट नहीं किया जाता। अगर किसी बच्चे का मैथ कमजोर है तो उसको मैथ की असाइनमेंट देनी चाहिए ताकि वो उसमें ग्रो करे। किसी बच्चे की रीडिंग कमजोर है तो रीडिंग रिलेटेड होनी चाहिए। किसी बच्चे की इंडस्ट्री रिलेटेड कोई चीज कमजोर है तो उसके ऊपर उसको मौका देना चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए सुपरवाइजर को या टीचर को। हम तो इनको सुपरवाइजर बोलते हैं, जो टीचर्स होते हैं बेसिकली। तो ये वो चीजें हैं जो हर सूरत में ना हम आज नहीं करेंगे ना, 100 साल बाद ये कर रहे होंगे। लेकिन उस 100 साल में दुनिया कहां चली जाएगी, ये एक अलग बात है। मतलब अर्लियर द बेटर वाली बात है कि जितनी जल्दी हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं हमें समझना चाहिए कि ये वो बुनियादी चीज़ें हैं कि रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिकल स्किल के साथ साथ हमें क्रिटिकल थिंकिंग, हमें डिसीजन मेकिंग, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जिस वक्त आप ट्रेड में चले जाते हैं। बिल्कुल, ट्रेड भी इंपॉर्टेंट है। आपने बड़ी अच्छी डिस्कशन की और बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट रहा आप दोनों के साथ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोग आज के शो में आए। तो इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।